दोस्तों नमस्कार। आजाद भारत में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार इन सब से अलग है। आजाद भारत में कई प्रधानमंत्री बने, आए और गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब से हटकर है, क्योंकि 8.5 बरस के कार्यकाल के दौर में आपने सरकार के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का कोई मामला सुना आपने? क्या आपने यह जानना भी चाहा कि किसी भी मंत्रालय में कोई भी मामला करप्शन का क्यों नहीं होता है और वो उभर कर सामने क्यों नहीं आता है? यानी सारे मंत्री दूध से धुले हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री भी दूध से धुले हुए हैं, उनके 75 मंत्री भी, जिसमें 2 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। इतना ही नहीं, इस दौर में क्या आपने मंत्रालयों से हटकर नौकरशाही में किसी भी नौकरशाह को देखा जिस पर करप्शन का चार्ज लगा हो? नहीं देखा, सुना होगा आपने। इस दौर में आपने यह भी देखा परखा कि विदेशी पूंजी का मामला हो, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ही विदेशी पूंजी किस तरीके से भारत की राजनीति और सत्ता को प्रभावित भी कर सकती है, कोई बहस आपने देखी? कोई बहस आपने सुनी? नहीं सुनी होगी। तो ना नौकरशाह करप्ट है, ना मंत्री करप्ट है, ना विभाग के भीतर कोई करप्शन होता है। सरकार बहुत साफ पाक है, तो ऐसे में इसके द्वारा किया जाने वाला हर काम शायद बेहतरीन है। और ऐसे वक्त में जब चुनाव भी होते हैं, तो चुनाव के वक्त भी सरकार का कोई मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाता है। बड़े नियम कायदे के साथ इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद सत्ता दोबारा जीत जाती है। और इस दौर में कोई मामला अगर अदालत में पहुंच भी जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला भी दे, तो वो सत्ता के अनुकूल होता है। तो सब कुछ जब अनुकूल है, तो भी इस देश के कानून मंत्री क्यों चाहते हैं कि जो जजों की नियुक्ति होती है उस कॉलेजियम में एक नुमाइंदा सरकार का भी रहे? इसकी क्या जरूरत है जब सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले सरकार के अनुकूल हैं? यह पूरा माजरा क्या है? इस माजरे को समझने से पहले एक बात और समझिए। एक मामला पहुंचा जब सुप्रीम कोर्ट में, वह भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सवाल खड़ा किया कि क्या जिस शख्स की नियुक्ति सरकार करे, वह शख्स क्या कभी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है? यानी जो नियुक्ति करने वाला है उसके खिलाफ कोई अधिकारी कैसे जा सकता है? तो अटॉर्नी जनरल का जवाब था, यदि आप प्रत्येक कदम पर संदेह करना शुरू करेंगे तो संस्था की अखंडता और स्वतंत्रता और सार्वजनिक, या कहें धारणा जो बनी हुई है जनता के बीच, उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्या कार्यपालिका को हर मामले में जवाब देना होगा? यह मसला चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर था। और अब सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्ति जो होती है उसमें एक नुमाइंदा सरकार का भी रहे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रहती है, क्योंकि उसके खुलेआम खिल्ली और किसी ने नहीं, इस देश के उपराष्ट्रपति ने उड़ाई है। यह कहकर उड़ाया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या मतलब है और कॉलेजियम का क्या मतलब है, जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी को आप नहीं मानते हैं, जबकि जनता ने सरकार को चुना है, सरकार की जिम्मेदारी जनता को लेकर है, तो फिर आपकी क्या हैसियत? तो जरा आइए परत दर परत समझने की आज कोशिश करें, ये खेल क्या है। आजाद भारत का सबसे नायाब खेल, आजाद भारत के भीतर के सबसे नायाब गवर्नेंस और आजाद भारत के भीतर सबसे नायाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तौर तरीकों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सीएजी, कैग, इसका काम होता है हर मंत्रालय जो सरकारी है, सार्वजनिक उपक्रम है, उसके कच्चे चिट्ठे को देखना, उसके पैसे को देखना कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। लेकिन सीएजी की नियुक्ति अगर सरकार करे, तो फिर वह शख्स सरकार को कटघरे में कैसे खड़ा करेगा? उसके बाद आइए एक प्रीमियम जांच एजेंसी, जब कोई मामला हो ही जाता है करप्शन का या आपराधिक मामला, तो सीबीआई जांच करती है। तो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति अगर सरकार करे, तो फिर कैसे उसके खिलाफ वो शख्स आवाज उठा पाएगा या सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा? उसके बाद आइए ईडी अपने तौर पर कैसे सरकार के किसी नुमाइंदे को या सरकार के करीबी को कटघरे में यह कहकर खड़ा कर सकती है कि आपने गड़बड़ी की है, विदेशी पूंजी से लेकर देश के भीतर भी आपने गड़बड़ी की है, आपने हवाला रैकेट चलाया है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। कैसे कर सकता है कोई नियुक्ति
और एक्सटेंशन सरकार कर रही है। उसके बाद आइए, जो पूरे के पूरे नौकरशाह होते हैं उनके भीतर कोई करप्शन तो नहीं है। उस करप्शन को लेकर एक सीवीसी बना होता है। सीवीसी की नियुक्ति भी सरकार ही करेगी, तो सरकार के करीबियों को लेकर और नौकरशाही को लेकर उंगली सीवीसी कैसे उठा पाएगी और करप्शन का मामला उभरकर सामने कैसे आएगा। उसके बाद आइए, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में चुनाव आयोग, जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार कर रही है तो चुनाव आयुक्त कैसे एक भी शब्द बोल पाएगा कि आपने चुनाव के वक्त जो भाषण दिया, जो तकरीर की, जो गड़बड़ियां आप कर रहे थे, जो आवाजाही हो रही थी, कहीं नोटों के बंडल भी मिल रहे थे, लेकिन उंगली कैसे उठाएंगे? नियुक्ति तो सरकार ने की है। शायद इसीलिए नियुक्ति को लेकर भी एक नियम कायदा है। हर संवैधानिक संस्थानों के भीतर की नियुक्ति को लेकर जो सबसे ऊपरी पद होता है उसको लेकर एक नियम है। उस नियम में इस वक्त सबसे बड़ी नेगेटिविटी यह आ गई कि संसद के भीतर विपक्ष है ही नहीं, तो विपक्ष के नेता की मौजूदगी जहां होनी चाहिए वो नहीं होती और एक झटके में सरकार निर्णय लेते चली जाती है, नियुक्तियां करती चली जाती है और होते होते सरकार को लगा सब तो ठीक है, लेकिन अब जजों की नियुक्ति में भी सरकार का योगदान तो होना चाहिए। तो कानून मंत्री ने लेटर लिख दिया और यह कहकर लेटर लिखा कि दरअसल जनता ने सरकार को चुना है, सरकार की जिम्मेदारी जनता को लेकर है, जजेज भी तो इस देश के हैं, न्यायपालिका भी तो इस देश की है, तो क्यों नहीं उनकी नियुक्तियों में एक नुमाइंदा सरकार का भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का उसका मसला आए, वहां पर जजों का मसला आए तो उसमें केंद्र का नुमाइंदा हो, राज्य सरकारों के भी नुमाइंदे होने चाहिए जो अलग अलग हाई कोर्ट के भीतर जजों की नियुक्ति को लेकर होता है। और यह कॉलेजियम से कुछ काम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का चलेगा नहीं, ये आप अपने तौर पर अपनी हेकड़ी दिखाते हैं। अगर इस परिस्थिति के भीतर एक एक पन्नों को अगर पलटना शुरू करें इस बात के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है कि कोई फैसला इस दौर में सरकार के खिलाफ गया हो, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले कुछ आपके जहन में अगर आते हो उसके मद्देनजर जरा समझने की कोशिश कीजिए। याद कीजिए, कॉमनवेल्थ का घोटाला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की मनमोहन सरकार को एक पांव पे खड़ा कर दिया था। उस वक्त 2G लाइसेंस का मामला पहुंचा। यहां स्थिति आ गई कि यहां तक कहना पड़ गया कि दरअसल इस परिस्थिति के भीतर सरकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और फिर कोलगेट भी तो हुआ था, कोलगेट यानी कोयला खदानों का वितरण जो हुआ था, यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहां तक कि सीबीआई कोई जांच नहीं कर रही है, सीबीआई को पिंजड़े का तोता कहने से सुप्रीम कोर्ट नहीं कतराई थी। यह वही सुप्रीम कोर्ट है जब सहारा और बिरला पेपर आते हैं जिसमें नाम इस देश के प्रधान सेवक तक का लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट खामोशी बरतता है। वह पेपर कहां गायब हो जाते हैं कोई नहीं जानता है। जस्टिस लोया का केस, उसको लेकर किस तरीके से कटघरे में देश के गृह मंत्री मौजूदा खड़े थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उस पर भी नजर डालिए। उसके बाद याद कीजिए राफेल का मसला, राफेल हवाई जहाज जो खरीदा गया उसको लेकर आखिर में अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा? दरअसल यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी बरत ली। फिर पेगासस को लेकर भी तो यही कहा था कि दरअसल यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, हम आपको नहीं बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी बरत ली। उसके बाद आधार कार्ड की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद कीजिए। सेंट्रल विस्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई को याद कीजिए। पीएमएलए यानी जो ईडी के तहत जो जिक्र हो रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद कीजिए। गिरफ्तारी की पूरी ताकत ईडी को दी गई। और इस दौर में अयोध्या का फैसला हो जिसके मातहत इस बात का जिक्र हो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी सवाल उठे, उसको लेकर भी इंतजार हो रहा है। लेकिन सीएजी, इलेक्शन कमीशन, सरकार का यह विस्तार है कि हम इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जरा इसकी गंभीरता को समझिए। इस दौर के भीतर में हर चीज लेटिमाइज कैसे हो रही थी, वो प्रतिक्रियावादी ताकतों के आश्रय हो, सांप्रदायिक सोच के आश्रय हो, एंटी मुस्लिम सोच के आश्रय इस देश के भीतर में चल रही हो। जब ये सारी चीजें निकली तो सीएए एनआरसी को लेकर किस रूप में सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया पर आंच आ रही थी, हर तरफ से आंखें मूंद ली गई। मसला इतना पर नहीं है, हाल में आया नोटबंदी का निर्णय भी इस दिशा में कदम उठाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले कैसे रहे, लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार क्यों डरती है?
कि जजों की नियुक्ति में उसकी मौजूदगी अगर नहीं होगी तो क्या होगा। जरा इस सिलसिले को समझने के लिए अब इंस्टीट्यूशन के लिहाज से आइए। इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति होती है। वीआरएस लेते हैं और 24 घंटे के भीतर वह इस देश के चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए जाते हैं। मसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अच्छा 18 नवंबर को वीआरएस, 19 तारीख को नियुक्ति, इतना फास्ट फॉरवर्ड तो दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अगर सरकार करेगी तो वह इलेक्शन कमिश्नर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा, जो कि उस लिहाज से अगर समझें तो 2025 में यह बन जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त फरवरी 2025 में मौजूदा सीएसी रिटायर होंगे और अरुण गोयल सीएसी होंगे। तो एक पहले से आप कतार को तय कर रहे हैं। और यह फाइल जब पीएम के पास गई, उन्होंने एक झटके में पास किया। राष्ट्रपति ने भी वक्त नहीं देखा, दिन नहीं देखा, दिन बीतने नहीं दिया, उसी दिन मुहर लगा दी। और उसी समय अटॉर्नी जनरल को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि जनाब इतनी तेज रफ्तार से क्यों चल रहे हैं और ये कुछ जो हो रहा है हम योग्यता पर नहीं नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर उस पर कहा गया था कि यदि आप प्रत्येक कदम पर संदेह करेंगे तो संस्था की अखंडता और स्वतंत्रता और सार्वजनिक धारणा पर प्रभाव पड़ेगा। वो जिक्र कार्यपालिका को लेकर यानी मोदी सरकार को लेकर अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहे थे और कह रहे थे क्या कार्यपालिका को हर मामले में जवाब देना होगा। तो हमें लगा कि पूर्व के केसेस का जो जिक्र हम आपसे कर रहे थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी या अटल बिहारी वाजपेयी की कभी सरकार के दौर को भी याद कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देना पड़ता था। लेकिन इस वक्त अटॉर्नी जनरल सीधे कहते हैं कोई जवाब देने की जरूरत नहीं और आप सवाल मत कीजिए। मसला सिर्फ एक का नहीं था, क्योंकि याद कीजिए 2021 में, ये तो नियुक्ति 2022 में हुई, 2021 में भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई थी अनूप चंद्र पांडे की। अनूप चंद पांडे चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के, योगी काल में वो चीफ सेक्रेटरी रहे 30 जून 2018 से 31 अगस्त 2019 तक। फिर वो रिटायर हो गए और 2021 में उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया। 2022 बड़ा क्रूशियल इलेक्शन उत्तर प्रदेश का था, तो आवाजें उठी यूपी के मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी को अगर आप चुनाव आयुक्त बनाते हैं, क्या कोई दूसरा शख्स नहीं मिला, ये चुनाव पर प्रभाव तो नहीं डालेंगे। लेकिन खामोशी बरती गई क्योंकि सब कुछ अनुकूल रहना चाहिए। अब यहां पर आइए जिसका जिक्र हम खास तौर से करना चाहते हैं, मसलन सीएजी का काम क्या है। सीएजी का काम बहुत साफ है कि सरकारी खातों का धन व्यय की जांच करना और धन सही खर्च हुआ है या नहीं हुआ है इसको लेकर जांचना परखना। और इतना ही नहीं, लगभग 1,500 सरकारी वाणिज्यिक कंपनियां जो हैं उसकी भी यह जांच करती है और 400 से ज्यादा गैर वाणिज्यिक कंपनियों की भी जांच करती है। तमाम सार्वजनिक उपकरणों पर निगरानी रखती है, आय व्यय के खाते को देखती है। वहां किसकी नियुक्ति हो गई, जम्मू कश्मीर के जब संघ शासित राज्य बना, यानी उसके तुरंत बाद जो पहले उपराज्यपाल थे मुर्मू साहब, उनको गिरीश चंद्र मुर्मू, जो एक वक्त गुजरात में थे, गुजरात में मोदी सरकार के साथ थे, वो वहां से निकले तो यहां वित्त मंत्रालय में आए, यहां से निकले तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने, उपराज्यपाल बने, वहां से निकले तो सीएजी बन गए। और 8 अगस्त को 2020 को ये रिटायर हो रहे थे और रिटायर होने के पहले ही इनको सीएजी बना दिया गया। और उसके बाद कोई सवाल विपक्ष की तरफ से इसलिए नहीं उठा क्योंकि विपक्ष की हैसियत ही कहा है कि पार्लियामेंट के भीतर भी वो विपक्ष के तौर पर रहे। इसी प्रक्रिया में सीवीसी को लेकर आइए। सीवीसी इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि सीवीसी के दायरे में हर कोई रहता है कि कौन नौकरशाह करप्ट है, किस विभाग के भीतर में कोई शिकायत तो नहीं हुई है, जांच करे। तो सीवीसी फिलहाल तो सुरेश पटेल साहब है। उससे पहले की प्रक्रिया में भी जब सीवीसी का नाम आएगा तो नियुक्तियां जो होती हैं सरकार कर रही है, और सरकार जब नियुक्ति कर रही है तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित जो भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था सीवीसी ही होती है। तो वह भी जब नियुक्ति सरकार के जरिए हो रही है तो वह कैसे कुछ बोलेंगे। और उस नियुक्तियों को लेकर राष्ट्रपति के पास फाइल भेजी जाती है, राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते हैं। लेकिन नियुक्ति से पहले हर चीज की संस्था होती है। मसलन सीवीसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे और विपक्ष के नेता की मौजूदगी होगी। लेकिन विपक्ष के नेता तो है नहीं, तो एक झटके में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तय कर लिया। तमाम
इंस्टीट्यूशंस के भीतर नौकरशाहों की नियुक्ति इसी आधार पे हुई और इसी आधार पे तय हो गया, इसी आधार पे वो काम करने लगे। किसी को उस सफर से हटकर भी नियुक्त कर दिया गया जिसके वो काबिल था या नहीं था। ऐसे में एक नाम हमको लगता है ईडी का इस दौर में लेने की जरूरत है। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस हैं, यानी 36 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हो रहे थे। नवंबर 2018 में डायरेक्टर थे 2 साल के लिए, इनको दिया गया था फॉरेन टैक्सेशन को लेकर। और जब 36 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहे थे तो इनको ईडी में ले आया गया और ईडी के चीफ बनाया गया। 1 साल की नियुक्ति हुई नवंबर 2020 में 2021 नवंबर तक। जैसे ही बीत रहा था वक्त, नवंबर 2021 में फिर एक्सटेंशन दिया गया नवंबर 2022 तक। जैसे ही खत्म हो रहा था फिर नवंबर 2022 में एक्सटेंशन दिया गया नवंबर 2023 तक। यानी किसी को 3-3 एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। और इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट बैठी, उसने बोला इससे पहले था सीबीआई और ईडी, यहां पर 2 ही साल कोई मैक्सिमम रह सकता है, उस कार्यकाल को बढ़ा के 3 साल कर दिया गया। तो सब कुछ दस्तावेज पे चल रहा है, सब कुछ कानूनी तरीके से हो रहा है। आप कुछ उंगली नहीं उठा सकते हैं कि सरकार यहां करप्ट है, यहां गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नौकरशाह में की ताकत जो होती है सही मायने में, वो आईपीएस हो या आईएएस हो या आईआरएस हो, 50 साल की उम्र जब हो जाती है उसके बाद उसकी ताकत बढ़ती है। तो ताकत बढ़ने के वक्त में सरकार ने तय किया कि नौकरशाह शायद इस उम्र में आते आते काम के लायक नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं हम परीक्षा लें। तो सरकार ने तय किया अब हम आपकी परीक्षा भी लिया करेंगे। यानी परीक्षा का मतलब मैसेज ये है कि अगर आप सरकार के अनुकूल नहीं है तो हम आपको आपकी जॉब से हटा सकते हैं, आपको वीआरएस लेना पड़ेगा। और जो अनुकूल है वो तो अनुकूल है। और ऐसे में जिक्र टेक्निकली सरकार कुछ कहती है कि हम कुछ प्रोफेशनल्स को ले आएंगे, जो लेकर भी आई है। 100 से ज्यादा प्रोफेशनल्स आ चुके हैं, कुछ डायरेक्टर पद पर है, कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर है, आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। तो उस नौकरशाही के सामने मैसेज आ गया कि उसका एकमात्र हुनर तो उस पद पर रहना था और नौकरी पाना था। अब यह भी छिन जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो एक झटके में उसकी मानसिकता कहीं गुलाम वाली तो नहीं हो जाती है। और सरकार बाबुओं की इस मानसिकता को बाखूबी समझती है कि अपनी नौकरी को कोई गंवाना नहीं चाहता है, पेंशन कोई गंवाना नहीं चाहता है, अपने पूरे रिकॉर्ड पर, नौकरी के रिकॉर्ड पे कोई धब्बा नहीं चाहता है। तो इसके लिए जो मन चाहे सो किया जा सकता है। तो एक बैरिकेड 50 साल की उम्र का खड़ा कर दिया। लेकिन जिक्र तो यहां ईडी के डायरेक्टर का हो रहा था, जो कि संजय कुमार मिश्रा, जिनको 3 बार एक्सटेंशन दिया गया। अब इस प्रक्रिया में सीबीआई को भी ले आइए। सीबीआई को लेकर जैसे ही आएंगे आप, तो पहला सवाल यह आएगा कि इसमें एक नाम राकेश अस्थाना जी का इसलिए लाना चाहिए क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा जब थे उस वक्त स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति राकेश अस्थाना साहब की हुई थी। और डायरेक्टर ने स्पेशल डायरेक्टर पर करप्शन के चार्जेस लगाए थे। तो इस दौर में सीबीआई के भीतर का झगड़ा और इस देश के भीतर में कैसे क्या हुआ, यह हर किसी को याद रहना चाहिए। क्योंकि आजाद भारत में इससे पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि तमाम सरकारों से, तमाम प्रधानियों से हटकर मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री और देश की गवर्नेंस है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो राकेश अस्थाना साहब के खिलाफ जब मामला आया, आलोक वर्मा को पद से हटना पड़ा, इनको भी हटा दिया गया, इन पर भी कुछ करप्शन चार्ज हो गए। और करप्शन के कई चार्जों में एक नाम जो था वह मोइन कुरैशी का भी था, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले टैक्स के कांड को लेकर मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। वह मोइन कुरैशी जो कि मीट एक्सपोर्टर था, उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया था, उससे घूस लेने का आरोप था। लेकिन उससे उनकी मुक्ति हुई और उसके बाद उनको काम दे दिया गया। काम देने के साथ जब ये रिटायर होने की तारीख आई, 31 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले थे, उससे ठीक पहले 28 जुलाई को ही इन्होंने वहां से उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया, यानी रिटायरमेंट के 3 दिन पहले। यह भी कमाल था, यानी एक लकीर बनी होती है पुलिस की, उससे हटकर 3 दिन पहले ही, रिटायर होने से ठीक पहले, उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। तो अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सीबीआई डायरेक्टर, ईडी चीफ, सीवीसी, सीएजी, आप क्या करेंगे। और इस प्रक्रिया के भीतर में असल मैसेज तो इलेक्शन कमिश्नर का चला गया कि जब वह भी अपने अनुकूल है तो फिर आप क्या करेंगे। अब इस प्रक्रिया के भीतर में वो कौन सी परिस्थिति है जो सरकार को डरा रही है, कि सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्ति में भी उन्हीं की चले। और उन्हीं की चले का मतलब जब सारे फैसले सरकार के अनुकूल है तो भी सरकार को ऐसा क्यों लगता है।
तो कुछ मामले 2023 के जो राजनीतिक तौर पर राजनीति को भी प्रभावित करेंगे, आप कह सकते हैं उस पर भी ध्यान जा रहा होगा। उसमें कर्नाटक को लेकर जो हिजाब विवाद है उस पर फैसला आना है। जो खास तौर से 15 अगस्त के बाद जो धार्मिक स्थलों को जिस रूप में रहे उसी रूप में जो मान्यता है उसमें भी बदलाव आना है, जो कि वर्शिप एक्ट है 1991 का आर्टिकल 3 में। उसमें उसके दायरे में कुतुब मीनार है, ताजमहल है, मथुरा है, ज्ञान व्यापी है, सभी तो हैं। और सीएससी का मसला भी आना है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। नेता बेतुकी बातें करने लगते हैं उस पर भी फैसला आना है। इन सारी मसलों के इर्द गिर्द हो सकता है आपके जहन में एक बात निकल कर आए कि सारे संस्थानों के अगर ऊपरी व्यक्ति की नियुक्ति सरकार कर रही है तो सरकार तो ऐसे ही व्यक्ति की नियुक्ति करेगी जो उनके अनुकूल रहे। और ऐसे में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है जनता के मौलिक अधिकारों को लेकर या जनता के जिन राइट्स को लेकर, जब उसका हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर या फिर भविष्य में अगर भारत के भीतर राजनीतिक परिवर्तन हो जाए उस वक्त भी तो मामला अदालतों में जाएगा अगर कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो क्यों नहीं अभी से एक ऐसी लकीर खींची जाए जिससे कमोवेश हर विभाग, हर क्षेत्र में, हर संस्थान में, हर संवैधानिक संस्थान में और होते होते हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जजों की नियुक्ति में अगर सरकार का कोई योगदान होगा तो सरकार को लेकर वह किसी भी तरीके से कटघरे में तो खड़ा नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने नियुक्ति की उस व्यक्ति में सत्ता में रहे या ना रहे उसके खिलाफ वो कैसे जाएगा। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए बड़े हैं क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक व्यापक गवर्नेंस के तौर तरीके इस देश में होने चाहिए उसमें 2-3 बातें इस देश में सबसे भारी हो गई। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा की कौन सी परिभाषा है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी उसके पास कुछ नहीं कह पाता और कहता है कि ठीक है, अटॉर्नी जनरल ने कह दिया, हमने मान लिया। ये राफेल और पेगासस में खुले तौर पर देखा गया। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है जो चेक एंड बैलेंस सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि तमाम इंस्टीट्यूशंस के जरिए क्रिएट किया गया, उस इंस्टीट्यूशन का काम चेक एंड बैलेंस नहीं करके अपने आप को बनाए रखने के लिए सरकार के अनुकूल होना है। और तीसरा सवाल यह है इस दौर में कि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी उसकी अपनी स्वतंत्रता से अगर नहीं जुड़ने की स्थिति में सरकार देखना चाहती है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार सिर्फ 2024 नहीं देख रही है। सरकार उस कालखंड को देख रही है जहां पर उसकी मौजूदगी जब तक रहे सत्ता में रहे, जब तक जो फैसले आए उसके रहते हुए उसके समर्थन में आए, उसके पक्ष में आए। और इस दौर में जनता ने सरकार को चुना है। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की दिशा में जाना चाहते हैं और तमाम इंस्टीट्यूशंस के हेड की नियुक्ति सरकार कर रही है। तो बहुत साफ मैसेज है कि मौजूदा वक्त आजाद भारत में सबसे अलग वक्त है। इस दायरे में किसी दूसरे प्रधानमंत्री या किसी दूसरी सरकार को खड़ा मत कीजिए। यह एक अमृत काल का अद्भुत काल है, समझ जाइए सिर्फ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।